प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम का सबसे पहला मौजू और पहला सवाल यह है, NA-75 डस्का के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ही के फैसले को जिसमें बरकरार रखा गया, तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फैसला साबित करता है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई थी डस्का NA-75 में, जैसा कि मरियम साहबा ने इंटरप्रेट किया है अपनी ट्वीट्स में, जैसा कि PMLN के बाकी लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो क्या आज के इस फैसले का मतलब यही है कि मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई है, या फिर बदअमनी की वजह से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि बदअमनी की बुनियाद पर इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, या ये फैसला यूं है? एक तो हम ये सवाल उठाएंगे। दूसरा, क्या माइनस पीपल्स पार्टी PDM बनने जा रही है? अगर माइनस पीपल्स पार्टी PDM बनती है तो वो कितनी पुरअसर होगी, हुकूमत को कितना परेशान कर सकती है, उसके मकासद क्या होंगे, क्या वो अपने मकासद हासिल कर सकेगी, और अगर हासिल कर सकेगी तो क्या पीपल्स पार्टी फिर रुकावट थी उसके मकासद को हासिल करने में? इस पर माइनस पीपल्स पार्टी PDM क्या सोच रही है? तीसरा सवाल यह है आज के प्रोग्राम में कि क्या मरियम नवाज साहबा के लंदन वापस आने के लिए राह हमवार हो रही है, या ये मौजू उठने वाला है, या आने वाले दिनों में 1-2 हफ्तों के बाद ये जो मरियम साहबा की वापसी है लंदन, ये एक बड़ी ख़बर बन सकती है। इसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, खुद नून लीग की तरफ से भी, खुद कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से भी। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। और साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। ताहिरा औरंगजेब साहबा हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा नौशीन इफ्तिखार साहबा से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और डस्का में आपने आज का जो फैसला आपके हक़ में आया। बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपने इलेक्शन कमीशन से भी फैसला लिया आप अपने हक़ में, और आज सुप्रीम कोर्ट से भी आपके हक़ में फैसला आया। मेरा सवाल यह है कि क्या इसको वैसे ही इंटरप्रेट किया जाए जैसा कि किया जा रहा है कि जी साबित हो गया कि वोट चोरी हुए थे, साबित हो गया धांधली हुई थी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसमें तो कहा गया था कि चूंकि बदअमनी थी, इलेक्शन का सही माहौल फराहम नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है वो इलेक्शन दोबारा होगा, और यही फैसला बरकरार रखा गया। तो इसमें यह मतलब कहाँ से निकल आया कि धांधली हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूंगी कि आज की जीत जो है ये फिर NA-75 डस्का की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। और मरियम नवाज साहिबा ने जैसे इसको कहा है कि वाकई धांधली हुई थी, तो ये जो फिजा खराब की गई है ये बेसिकली उस धांधली की वजह से ही खराब हुई है। तो बिल्कुल भी ये एक वास्ट और वाइड किस्म की कॉन्स्पिरेसी थी जो एक नहीं। लेकिन नौशीन साहबा, जब आप मौजूद थी वहां पर, मैं भी मौजूद था इलेक्शन कमीशन के कोर्ट रूम में, और वहां पर जब सलमान राजा साहब से पूछा गया था कि जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं कैसे साबित करता है कि ये आपकी हैं या उनकी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था जिसकी भी हो, हमारी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। साबित होता है कि माहौल ठीक नहीं था। तो ये तो नहीं साबित हुआ कि उन्होंने माहौल खराब किया था, साबित तो ये हुआ कि बस माहौल खराब था। तो फिर ठीक है जी, वो क्वेश्चन करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करना भी चाहिए कि कहाँ गए वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो किसने उठाए, वो कौन लेके गया, वो जो दरवाजे बंद थे, वो जो पुलिस जिनके ऑर्डर्स पे काम कर रही थी, वो किसने करवाया था? तो ये सब एक ना फैक्टर्स हैं उस एक धांधली के जो उस दिन की गई। फिजा इसीलिए खराब हुई है, फायरिंग इसीलिए एरियल फायरिंग करवाई गई, ठीक है, जिसने भी नहीं की, लेकिन डस्का को जो हक मिलना चाहिए था वो मिल गया। जीत डस्का की हो चुकी है। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहबा। मैं आप सुनवा भी देता हूँ जी। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने इस हवाले से क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और NA-75 को खाली करें। आज वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आना चाहिए, आज इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए, आज IG पंजाब का, CCPO का और RPO सियालकोट का। NA-75 का इलेक्शन चोरी करने पे इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इलेक्शन चोरी करने पर इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और मरियम नवाज साहबा की जरा ट्वीट देख लीजिए, वो कह रही हैं कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। और फिर इसी तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग नून के तमाम शेयरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डटकर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। मरियम साहबा की ये ट्वीट्स हैं। आप इस पर अंदलीब अब्बास साहबा, ये वोट चोरी की बात हो रही है और वो कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब को और IG को, चीफ सेक्रेटरी को, उन तमाम लोगों को जो इसके जिम्मेदार है। जी देखिए असद, हम तो कहते हैं हमारे लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मरियम काफ़ी हैं, वो हमारी तरफ से खेलती हैं। और जो उन्होंने जितनी दफ़ा अपनी पार्टी को
जिस दहेज पे वो ले आई है कि अब वो मतलब पीपल्स पार्टी भी उनसे बात करने को तैयार नहीं, इसका सेरा सारा मरियम को जाता है और हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज करती जा रही है। ये वो पार्टी है जिसके हक में जब फैसला आता है तो ये अभी फैसले को सही पढ़ती भी नहीं है और लड्डू खिलाना शुरू हो जाती है। और उसके बाद उन्हीं जजेस को उसी फैसले को वो कहती है जी ये बिल्कुल गलत है, ये 5 बुक्स के भरे हुए बुत हैं, इनको उठा के बाहर फेंको, और कहती है जी इनसे हिसाब लिया जाएगा इन जजमेंट्स का। ये वही हैं, ये इनका क्या ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जी किधर है नवाज शरीफ साहब, वो एब्सकॉन्डर हैं, कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं और वो पूरे सिस्टम को चकमा दे के चले गए हैं, अवाम को रोता छोड़ के धोखा दे के। उस जजमेंट के बारे में इनकी ट्वीट्स देख लें, उसमें तो ऐसी बात नहीं की। हमारे खिलाफ भी जजमेंट आती है, हमारे हक में भी आती है और इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हम जजमेंट को कबूल करते हैं। अब मसला ये है कि इनकी सारी जो फोकस है वो यही है कि इदारों को किसी तरह कन्विंस करें, क्योंकि ये हो गए फेल, पीडीएम हो गई है पाश और इनका एक ही इन्हिसार था कि जी मौलाना का। अच्छा, मैं पीडीएम पर अंदीप साहब अभी आता हूँ, पीडीएम पर जरा ये मैं डस्का को मुकम्मल कर लूँ और औरिया साहब के इरशाद साहब की राय ले लूँ, फिर मैं पीडीएम पे आता हूँ। औरिया साहब मुझे सबसे पहले सर ये बताइए, ये फैसला जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आज उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि हम जाहिर है हमारे पेश नज़र ये भी है कि हमारी आईनी कानूनी ज्यूरिसडिक्शंस क्या हैं और हमें यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन भी खुद मुख्तार इदारा है जिसने ये फैसला दिया था और उसके ऊपर बरकरार रखा गया। अब इसमें आप इसकी इंटरप्रिटेशन धांधली की सूरत में करेंगे या एग्जैक्टली वही फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि जी बदअमनी हुई थी, माहौल साजगार नहीं दिया जा सका, इसलिए दोबारा इलेक्शन होगा, तो आप इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं इसकी? नहीं, इंटरप्रिटेशन तो दूसरी हो नहीं सकती, सियासी तौर पे जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करें। पहली बात तो यह है कि किसी जगह अगर इलेक्शन सही तरह मुनक्कद नहीं होता तो ये फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक, इलेक्शन ना वजीर आला की जिम्मेदारी है, ना वजीर आजम की जिम्मेदारी है, ना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये तमाम इदारे सर मुआवनत फराहम करते हैं। आज जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के मियां अब्दुल रऊफ, उन्होंने कहा था कि तमाम इदारे मुआवनत फराहम करते हैं। सुन ले जी सर सुन लेना। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कह सकता है कि अपनी फौज वहां भेज दो। इसका मतलब यह है कि अगर उस वक्त डस्का के अंदर फौज नहीं बुलाई गई, रेंजर्स नहीं बुलाई गई, तो एक रिलैक्सेशन हुई जिसको इलेक्शन कमीशन ने कवर कर लिया। धांधली का मामला उस वक्त प्रूव होता है जब आप जो कुछ होता है उस वक्त जब आप कहते हैं कि धांधली हुई, हम इस इलेक्शन में फलां आदमी का हक मारा गया, हम उसको अनाउंस करते हैं कि ही इज द विनर। ये क्वेश्चन उस वक्त इलेक्शन कमीशन पार्टीजन नहीं बनता। इस वक्त चूंकि इलेक्शन कमीशन खुद अपने फेलियर के ऊपर डिसीजन दे रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का मामला है, तो यह फैसला इलेक्शन कमीशन ने अपने फेलियर के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, इसीलिए तो उन्होंने सजाएं दी कि फलां बंदे ने हमें कॉपरेट नहीं किया, फलां बंदे ने हमें कॉपरेट नहीं किया, फलां बंदे ने हमें कॉपरेट नहीं किया। लेकिन सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कौन रिस्पॉन्सिबल था उस एरिया के अंदर? ठीक, रिटर्निंग ऑफिसर किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। रिटर्निंग अफसर ने किस वक्त फायरिंग देखी? रिटर्निंग अफसर ने किस वक्त पुलिस को बुलाया? पुलिस नहीं आई तो कौन से और अदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं बताए गए? बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए पूरे हल्के को इलेक्शन किया है कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन फेलियर हुआ। बाकी जहां तक किस बात का तल्लुक है वो पॉलिटिकल बातें वो चलते हैं। प्योरली लीगल बात आपने पूछी, मैं प्योरली लीगल बात बताता हूं कि बेसिकली किसी भी जगह इलेक्शन का सही तौर पर कलदम बेसिकली इट्स अ फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये सवाल जो है इरशाद साहब उठा भी था जब समाअत हो रही थी 1-2 रोज़ पहले, तो इस पर जजेस की तरफ से पूछा गया था कि जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील से कि अगर आपको लगता था कि ये माहौल साजगार नहीं है और कशीदगी हो रही है और इंतजामिया आपकी बात नहीं मान रही थी, आप जिन अफसरान को आप हटाने को कह रहे थे वो नहीं हटा रही थी, तो आपने इलेक्शन को मुलतवी क्यों नहीं कर दिया? आपने इलेक्शन कराया ही क्यों? और दूसरा ये कि आपने फौज को तलब क्यों नहीं कर लिया अपने इलेक्शन के लिए? तो ये सवाल उठा भी था इलेक्शन कमीशन के सामने। तो फिर जिम्मेदार क्या इलेक्शन कमीशन?
देखिए जी, दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ही ज़िम्मेदार है और उसने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए इलेक्शन को दोबारा अनाउंस किया कि जी ये पूरा इलेक्शन ही दोबारा से होगा। ये तो वो पहलू है जो जिससे बरीउज़्ज़िमा इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका जो पॉजिटिव है साइड है वो ये है कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने गलती खा उसकी थी या उसके साथ कोई तामुन नहीं हो रहा था, हाँ। या कोई भी वजह थी, उसको तस्लीम करते हुए उसने वो नहीं किया जो माजी में होता था कि अच्छा जी अब इलेक्शन हो गया है, अब तो हम क्या करें, हम तो बेख्तियार हैं, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने अनाउंस करके बेसिकली एक नई रिवायत कायम की कि आइंदा अगर कहीं किसी सतह पे धांधली होगी, नंबर 1, इंतज़ामिया अदम तामुन का मुजाहरा करेगी, हुकूमत जो सूबे की होगी वो अमन अमान की सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकेगी, तो दोबारा इलेक्शन होंगे, बहाने साजी नहीं इससे आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ये सेट हो गया है सर, ये सेट क्या हो गया है। अगर कहीं पर इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में चंद पोलिंग स्टेशन पे भी फायरिंग का वाकया हो गया तो इलेक्शन दोबारा होगा? यही तय तो यही हुआ है। हाँ। ये नहीं होगा इससे ये भी तो एक मसला हो सकता है ना। सॉरी, मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख दूं। 1977 की तरह नहीं होगा कि पूरे का पूरा इलेक्शन हाईजैक हो जाए, इतनी बड़े पैमाने पर धांधली हो जाए, कायदे अवाम जो हैं वो सारे के सारे चोरी करने इलेक्शन को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें कि जी हमने तो दुकान सजाई थी। नहीं, मगर इरशाद साहब इससे ये भी तो होगा ना कि एक उम्मीदवार इलेक्शन हार रहा है, फर्ज करें, और वो 3 बजे आके फायरिंग करा देता है 2-3 जगहों पे, तो उसको तो बहाना मिल जाएगा और वो कहेगा कि जनाब दोबारा कराएं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन की अब ये जिम्मेदारी होगी, अमन व अमान कायम रखना, ये उसकी अब जिम्मेदारी होगी। एक बात। दूसरा है क्योंकि तो अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं करता तो नुकसान कैंडिडेट को होगा? नहीं, कैंडिडेट को बिल्कुल होगा, कैंडिडेट को बिल्कुल होगा, लेकिन साथ ही साथ जो लोग जिन्होंने अदम तामुन किया, जो फायरिंग को रोकने में नाकाम रहे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस वहां तमाशाई थी? सवाल ये है कि फायरिंग होती है, कितने लोग उस दिन पकड़े गए मौके पर, वो खा नौशीन इफ्तिखार के थे या असद मलिक के, कितने लोग पकड़ के उनको सजा दी गई है? क्या यह डीपीओ की जिम्मेदारी नहीं थी? ये डीआईजी की और ऊपर के हुकाम की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब फ़ोन नहीं सुन रहे तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? सही है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया और पुलिस जो है अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउज़्ज़िमा हो जाती है। इसलिए ये अगर सेट हुआ है तो आइंदा सब इदारों को, सारे फरीक जो हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इस किस्म की गड़बड़ की या होने दी तो नतीजे में एक नया इलेक्शन हमें फेस करना पड़ेगा। तो मैं इस लिहाज से इसको पॉजिटिव साइड समझता हूँ। राइट सर। लेकिन एक इसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन जो है यही इलेक्शन दोबारा करवा रहा है, ये वाकया यहाँ भी पेश आ सकता है। इसके लिए अब इसको पहले से मोहतात अंदाज में, एक तो ये तय हो गया कि फौज जहाँ नहीं होगी, रेंजर्स नहीं होगी, वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। ये जो हमने हमारे जमहूरियत पसंदों ने एक शोर मचाया हुआ था, जी फौज की क्या ज़रूरत है, फौज की क्या ज़रूरत है, एक दफ़ा गलती की और उसका खमियाजा आपने भुगत लिया। तो इसलिए अब आपको बड़े ही मोहतात अंदाज में ये इलेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि दोबारा इस किस्म की बदतमीजी ना हो और बोझ भी जो रियासत के खजाने पर पड़ा है ये बोझ ना पड़े। राइट सर। ताहिरा औरंगज़ेब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा, आज आपने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला देखा, इन दोनों फैसलों की रोशनी में ये कहाँ साबित होता है या लिखा कहाँ पर है कि जी मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई है? ये तो सवाल बार बार उठाया जाता रहा, इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता रहा कि, और बाकी लोगों से और सलमान राजा साहब से, कि बताइए मुनज़्ज़म धांधली कैसे साबित होती है? तो धांधली की बुनियाद पर तो ये फैसला हुआ ही नहीं है, तो बदअमनी की बुनियाद पर हुआ है कि जी बदअमनी पैदा हो गई थी जिसने भी की थी। तो ये नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जा रहा है ताहिरा साहबा, धांधली वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज दावत दी। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन का दोबारा होना ही इस बात की निशानदेही है कि इलेक्शन पुरअमन और फेयर नहीं हो सका। जब पहली दफ़ा मैंने देखा, पहले तो वोट चोरी हुआ करते थे कि पोलिंग का अमला गायब कर दिया गया,
पोलिंग स्टेशन से जो ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग जो बूथ थे, वहाँ से वो जो अमला इलेक्शन कमीशन का नताइज को सबमिट करवाने जाता है, वो अमला ही गायब हो गया। लेकिन ये अगेन आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मैं तो इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। ये जो अमला गायब होने वाली बात है, ये तो कहीं स्टैब्लिश नहीं हो सकी थी अदालत में। इलेक्शन कमीशन चूंकि इस बात का जिम्मेदार है कि वो इस इलेक्शन की जिम्मेदारी पुरअमन तरीके से उस हल्के में जहां भी इलेक्शन हो रहा है, खा वो जनरल इलेक्शन है या खा वो ज़िमनी इलेक्शन है, उसको पुरअमन बनाया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग फरमाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने ये बयान दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर कि चीफ सेक्रेटरी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, IG साहब से रब्ता नहीं हो रहा था, DIG साहब का लापता थे। हालांकि ये तमाम अदारों की जिम्मेदारी है, अकेले इलेक्शन कमीशन की नहीं, कि एक दूसरे से तावन किया जाए। ये एक ही सूबा था पंजाब जहां ये इलेक्शन हो रहा था और एक ही हल्का था डस्का, और वहां पे भी इसलिए ज्यादा सेंसिटिव था कि एक औरत उम्मीदवार थी। जहां पे मेरी ये गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से भी और तमाम जो सूबे के इंतज़ामी मामलात के करता धरता हैं कि जहां भी ख़ास तौर पे ख़वातीन इलेक्शन लड़ें, वहां पे सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ाया जाए और वहां पर ये मेक श्योर किया जाए कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में होगा और हर वोटर जो है वो अपनी मर्जी से हक के राय दही इस्तेमाल करेगा। जब वहाँ शुरू से ही ये काम नहीं हुआ और फायरिंग भी शुरू हो गई और उसके बाद लोगों को हरासा किया गया, फिर अनाउंसमेंट की गई कि इलेक्शन कमीशन आप पंजाब हुकूमत पे डालते हैं इलेक्शन कमीशन बैठे हुए, वो कह रहे हैं जी वोटिंग ये बदअमनी जो नहीं देखें, वो जो लोग वहाँ कतारें बना के वोट डालने के लिए आए थे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ से जिस शख्सियत का इंतकाल हुआ, ज़ाहिर शाह साहब, ये उनकी सीट थी और ये उनकी बेटी है नौशीन इफ्तिखार, और वो सिर्फ ये एक पहला इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इससे पहले उन्होंने 5 इलेक्शन सूबाई असेंबली के लड़े और जीते। ये उनकी जिंदगी का एक रिकॉर्ड है। उसके बाद नेशनल असेंबली के जितने इलेक्शन वो लड़े उन्होंने कामयाबी हासिल की और उनका बरादरी है, होल्ड है। लेकिन जब वो उस दिन पुरअमन वोटिंग नहीं होगी तो ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं कुछ कर सकता। इलेक्शन कमीशन भी इसी मुल्क का है। तायरा साहब आप इजाजत दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे। सुप्रीम कोर्ट भी मैं वापस आता हूँ जी, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। तो माइनस पीपल्स पार्टी PDM मुतवक्के तौर पर जिसकी बातें हो रही हैं ज़राए के मुताबिक, PMLN के यहाँ इस पर मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, इसमें कितनी सदाकत है, क्या होने वाला है और इसके क्या पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अनलीब साहबा, अब आ जाइए ज़रा PDM पर, आप उस पर गुफ्तगू करने वाली थी। PDM का जो मामला है उस पर मरियम साहबा ने कल ट्वीट की थी कि आप ज़्यादा खुश ना हों आप लोग, मरियम यहाँ बैठी है और मरियम आपको घर भिजवा कर कहीं जाएगी। तो मरियम जो है वो कहती हैं कि वो अकेली काफ़ी हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए, तो आप PDM के टूटने पर खुश ना हो? असल जरा ये देखिए गुफ्तगू कैसी करती हैं वो, मतलब आप उनका लेवल देखें ना। और उन्होंने तो PDM को घर भिजवा दिया, वो तो नून लीग को घर भिजवा रही, जो हाल है इनकी पार्टी का। मतलब इन्होंने दावे किए कि जी जाके मुंह पे मार के और स्पीकर के जो इस्तीफे वो गायब हो गए, वो उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। उसके बाद लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, मीडियम मार्च, हर किस्म का मार्च खत्म हो गया। उसके बाद अब ये मतलब वो कह रही हैं कि जी सिलेक्टेड आप हैं बिलावल को। बिलावल कह रहा है कि मुझे तो पूरी हिस्ट्री पता है आपकी पार्टी की, कि आपकी तो पैदाइश से लेके ग्रोथ से लेके अब तक आप सिर्फ सिलेक्टेड होके आई हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं। तो ये तो हाल है इनका आपस में कि ना इनकी अपनी पार्टी उनकी सुनती है, ना PDM की पार्टियां उनकी सुनती हैं, और बैठ के ये कहना कि जी मैं फलाने को भिजवा दूंगी, फलाने को भिजवा दूंगी। लेकिन एक वो अंडरस्टैंड करे ना कि वो एक बादशाहत और वो जो एक वो वाली इनकी सारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें तो यही होता है कि अब्बू को फोन किया और अब्बू को कहा कि जी आप मैं ये पार्टी लीड करूंगी, अब मैंने लॉन्ग मार्च लीड करना है, अब मैंने ये करना है, और अब्बू जो है वो फौरन कर देते हैं। आपको याद होगा कि ये मरियम जो थी, इनको वो 100 बिलियन का यूथ लोन का चेयरपर्सन बना दिया गया था नवाज शरीफ साहब के जमाने में। और वो क्या क्वालिफिकेशन थी?
कि जी मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, 100 बिलियन मेरा है, टैक्स पेयर का तो नहीं है। हमने चैलेंज किया कोर्ट में, तो कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि भाई मरियम की क्या क्वालिफिकेशन है ये 100 बिलियन पे लगने की, तो वहां उनके वकील ने बताया कि जी ये मास्टर्स भी है और पीएचडी भी है। तो उनसे पूछा गया कि जी डिग्रियां किधर हैं पीएचडी की, डिग्रियां दिखाएं। हमारे वकील ने पूछा कि जी डिग्री लेके आए पीएचडी की, सही, कि पॉलिटिक्स में पीएचडी की। इन्होंने कहा जी अब्बा जान गए हुए जर्मनी के दौरे पे, तो जब वापस आएंगे तो पता। फिर जज ने वार्निंग दी कि अगर वो पीएचडी की डिग्री ना निकली, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको क्रिमिनल कार्रवाई करूंगा, झूठ बोलने पे भी और इस पे भी। तो फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया मरियम ने। जी हाँ, ये इनकी सही, ये आपको याद होगा। तो यहाँ बैठ के मतलब लाइक आई सेड कि आपने वाकई पूरा बयानिया जो है, सही है, पूरा ये बात ठीक है अंजलिम साहबा कि आपके लिए शायद पीडीएम उस तरह से थ्रेट नहीं रहा, लेकिन आपके लिए और कुछ थ्रेट्स मौजूद हैं जिसमें महंगाई सर-ए-फहरिस्त है। इसके हवाले से आज बिलावल ने बात भी किया, जो कि मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन एक जो ये पीडीएम के हवाले से बात है, उस पर मेरे दो सवाल ताहिरा साहबा से हैं। एक तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस पर गौर हो रहा है और मीटिंग्स हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो पीडीएम को चलाया जाए, और इसी प्लेटफॉर्म से जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल ना होगी लॉन्ग मार्च प्लान किया जाए? एक तो ये, और दूसरा बिलावल साहब ने आपको आज एक तजवीज़ दी है, मैं आपको सुनवाना भी चाहता हूं। जो बिलावल साहब ने कहा है कि आप इस तरह से तफरका डाल के या पीडीएम को तोड़ के, हम नहीं चाहते कि अपोजिशन हुकूमत को फ़ायदा पहुंचे। ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा है आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है कि साथ चलना मुश्किल होगा। सीसी में यही केस लेके जाऊं, हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में हुकूमत को अपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले, और हम समझते हैं कि पीडीएम और जमहूरियत के फ़ायदे में होता अगर हम आपस में लड़ने के बजाय हम इसी जीत को जोर देते। पार्लियामान के अंदर की लड़ाई का जो हमारा कामयाबी है आगे लेके चलते। जी ताहिरा साहबा, वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि पीडीएम की आपस की ऑपोजिशन के लड़ाई से हुकूमत को फायदा पहुंचेगा, और हम नहीं चाहते कि पहुंचे, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उनके यहाँ ये सोच पाई जाती है। क्या पीपल्स पार्टी के बगैर आप चलना चाहते हैं? बात सुनिए, पीपल्स पार्टी के बगैर हम नहीं चलना चाहते, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के बगैर हम चलना चाहते तो हम उनके बगैर लॉन्ग मार्च शुरू कर देते। हम ये चाहते हैं कि पीडीएम अंदर के जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ने हमसे टाइम मांगा था कि हम अपनी सीईसी की मीटिंग करेंगे पार्टी की, और हम वो मौक़िफ़ लेंगे, फिर आपको इस्तीफ़ों के बारे में बताया जाएगा। और हमने ये उनसे ये पूछा था कि ये सीईसी की मीटिंग करने के बाद फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम तनहा नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएम एक 11 जमातों का पूरा एक बना हुआ प्लेटफॉर्म, और उस पर जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं, पीडीएम को तोड़ने के बाद हम नाकामियों की तरफ नहीं जाएंगे। और हम जमहूरियत की बहाली के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस गवर्नमेंट के खात्मे के लिए इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने के लिए। इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्बत जवाब न आने पर ताहिरा साहबा नहीं चलेंगे? आप पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्बत जवाब ना आने पर अपनी सोलो फ्लाइट लें और मौलाना को साथ मिलाएं और आप अलग अपने रास्ते पर निकल जाएं? क्या इस बात का इम्कान है? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ना मौलाना साहब ऐसा करेंगे, ना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऐसा करेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी अगर पीपल्स पार्टी नहीं आपके साथ निकलेगी तो आप घर बैठ जाएंगे? चाहते हैं अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं निकलेगी तो घर बैठ जाएंगे? पीपल्स पार्टी ने ये कहा था, आप बात को गलत अंदाज में ना करें। सवाल कर आप ये सोचिए, उन्होंने कहा था कि इस्तीफे, मेरी बात जरा सुन लें, या आप इंटरप्ट कर लें या सुन लें। उन्होंने ये कहा था कि इस्तीफे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ मुंसलिक ना किया जाए, इस स्टेज पे इस्तीफे ना दिए जाएं, लॉन्ग मार्च जारी रखा जाए। बात इससे आगे निकल चुकी है ना ताहिरा साहबा, बात तो इससे आगे निकल चुकी है। आपने उनको सिलेक्टेड कह दिया, आपने उनको कहा कि छोटी सी एक सीट के लिए आपने ये खुदगर्जी दिखाई, बात तो आगे चलेगी। देखिए, बिलावल साहब ने आज भी ये कहा है अपनी स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमारी सीईसी की मीटिंग होने जा रही है। ना अभी तक उनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, ना अभी तक उन्होंने कोई फैसला किया है, ना अभी तक उन्होंने हमें फैसले से आगाह किया है। तो बात कहाँ निकल चुकी है? आपके मुंह से निकल चुकी है।
मुझे तो नहीं समझ आई कि बात कहाँ निकल चुकी है। अभी तो पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें उन्होंने माहौल होता है फैसला उसकी भी करना तो बात होती है ना। मैं चले मुझे छोड़ दें और ये साहब से पूछ लेते हैं। और ये साहब ये जो लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के खिलाफ सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बिलावल साहब ने कहा ठंडा पानी पिए, हौसला रखें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये मरियम साहबा ने उनको सिलेक्टेड किया दिया, यही कहा जाता है सियासत में। और ये साहब कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बस सीईसी का उनका इजलास होगा और बिलावल साहब फैसला करेंगे, इकट्ठे चलते हैं और फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे। वापसी का रास्ता आपको नजर आ रहा है? देखें, पाकिस्तान में हम भी रहते हैं और हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हुए। ये जो लफ्ज सीईसी बोला जाता है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पार्टी का लीडर होता है, वो जो कह देता है, किसी में जरूरत नहीं। इसी मुल्क में रहते हम लोग हैं। कभी आपको खामोशी से पूछ लीजिएगा, ये बहाने हैं। हमारी सीएससी की मीटिंग हो रही है, हम उसमें सोचेंगे हम ये करेंगे वो भाई किसको बेवकूफ ना, तो सच बोला करो इस कौम के सामने। ये कोई सीएससी नहीं है। पार्टी लीडर जो फैसला करता है उसके सामने सब आमन्ना व सद्दकना। कि अगर पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग ने मूवमेंट चलानी होती तो पीडीएम ना बनती। अगर नून लीग के बगैर मौलाना फजल रहमान मूवमेंट चलाने की अहलियत रखते तो ना बनाते। हर एक को पता है कि हमारे पास वर्कर की स्ट्रेंथ कितनी है, हर एक को पता है कि हमारे मार खाने वाले लोग कितने हैं, हर एक को पता है हमारी सड़कों पे आने वाले लोग कितने हैं, हर एक को पता है हमारा कितना हौसला है। और बात 11 जमातों की बात करते हैं, 3 जमातें हैं, बाकी जमातों तो आप गिनने ही ना। मतलब आप एएनपी वली खान है और एक एएनपी नून नसीम वली खान ग्रुप भी है, ठीक है। उसके साथ आप देख ले नूरानी ग्रुप के साथ कितने लोग हैं और इनकी असेंबली की स्ट्रेंथ। जमात अहल हदीस में देख लेंगे 3 पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और मौलाना फजल रहमान की पार्टियां। तीनों अलग-अलग अपने आप को तोड़ चुके हैं कि हम अलग मूवमेंट नहीं चला सकते, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और ये इकट्ठे जब होंगे और तब ये मूवमेंट चलेगी, और वो मूवमेंट भी अब 2 महीने में चल के हमने देख ली हुई है। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर मार्शल लॉ के खिलाफ भी इत्तेहाद बनता है और जमहूरियत के खिलाफ भी इत्तेहाद बनता है। ये कहीं मैं दुनिया में नहीं देखा। ओ भाई, मसला सारा ये है कि दुनिया में हमेशा कोलिजन गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट कोलिजन होती हैं, अपोजिशन कोलिजन नहीं होती। अपोजिशन हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। वो कहते हैं अगले 5 साल के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा ये एजेंडा है, हम चलेंगे, हम गवर्नमेंट को फेल करेंगे। अवाम की मजबूरी भूल चुके हुए हैं। तो बताओ, बिल्कुल सही है। इसमें अब इरशाद साहब, क्या आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी, और करेगी तो उसका असर क्या होगा? देखें, पीडीएम भी चलेगी, हुकूमत भी चलेगी, और पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं है। और ये सब ठीक कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के बगैर चलना होता तो ये पीडीएम बनती क्यों? वो मौलाना और जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग चल पड़ते। और पीडीएम चलेगी आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की पॉलिसी के मुताबिक। बातें जो भी हों, कहानियाँ जो भी हों, दावे जो भी हों, ऐलानात जो भी हों और धमकियाँ जो भी हों, ये पीडीएम चलेगी। बिल्कुल पूरे 5 साल मौजूदा हुकूमत को पूरे कराए जाएंगे। और ये गुड काप और बैड काप का खेल भी मुस्लिम लीग नून में चलता रहेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई जो जमात है या कोई भी लीडर है वो तहरीक चलाना नहीं चाहता, वो इसका मलबा दूसरे पर डालना चाहता है। जो कुछ जरदारी साहब कह रहे हैं, जो कुछ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, चाहती मुस्लिम लीग नून भी वही है। मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मरियम, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून भी वही चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो बहैसियत इज्तिमाई एक जमात है, वो ये चाहती है कि जी हमें नए इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। वो ये चाहती है कि यहाँ फसादात करके कोई किसी को मुदाखलत का मौका नहीं देना चाहिए। यही जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो चाहती है। मौलाना जो भी चाहते हों, मुस्लिम लीग नून का भी कोई एमएनए 2-4 के सिवा कोई इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, मौलाना का भी कोई एमएनए इस्तीफ़ा नहीं चाहता। चाहते वो सब कुछ हैं जो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब कह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ मौलाना फजल रहमान चाहते हैं, उनका कोई मेंबर देना नहीं चाहता। फ़र्क सिर्फ ये है कि अखलाक की जुर्रत का मुजाहरा बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि वो ये अखलाकी
जो जुर्रत का मुजाहरा ना करें तो उनकी सिंध हुकूमत ख़तरे में पड़ती है। तो वो सिंध हुकूमत भी बचाना चाहते हैं और सिस्टम को भी बचाना चाहते हैं, ये दोनों भी वही कर चाहते हैं, लेकिन इनमें ये अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो ये कह सकें कि भाई ज़रदारी साहब आप ठीक कहते हैं। यानी अगर आपने ये सारा काम करना है तो इंतज़ार ज़रदारी साहब ने जो उस मीटिंग में, जो पीडीएम की मीटिंग में बात की, उसमें कोई ढकी छुपी बात थी, उन्हें खुल के कह दिया कि जनाबे वाला अगर तो आप इस्तीफ़े देने हैं, जेलें भरनी है, तहरीक चलानी है, तो मियाँ साहब आप वतन वापस आएँ, हम आपके साथ चलेंगे। उसका क्या मतलब था? उनको पता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मियाँ साहब वतन वापस आएंगे, ना तहरीक चलेगी। और उसका जवाब ये नहीं दिया किसी ने, ये जवाब नहीं दिया किसी ने कि जी हम तो आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं तो बड़ी ज्यादती, आपने बड़ा ज़ाती हमला कर दिया। ज़ाती हमले वाली फिर तो इरशाद साहब सीईसी पीपल्स पार्टी की जो सीईसी मीटिंग और फिर उसके बाद दोबारा उनके साथ चलने की जो तवक्को है, ये तो खुद फरेबी के मुतरादिफ हो सकती है। नहीं, वो ये समझते हैं बिलावल साहब कि इनकी मजबूरी है, इन्होंने हमारे साथ चलना ही चलना है। वो सीईसी में फैसला करें कि जी हम इस्तीफे नहीं दे रहे, हम आपके साथ हैं, वो कहेंगे अच्छा जी हम आपके साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके साहब के बाहर जाने के इम्कान कितने हैं, इस पर हुकूमती शख्सियात भी बात कर रही हैं, इस पर अपोजिशन की शख्सियात भी बात कर रही हैं। क्या वाकई कुछ हो रहा है? क्या मरियम साहबा की तबीयत, उनको एक सर्जरी की ज़रूरत, वो पहले भी कह चुकी हैं, क्या उनको बाहर से इलाज कराने की ज़रूरत है? क्या होने जा रहा है? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। मरियम साहबा की लंदन वापसी के या लंदन जाने के हवाले से ये खबरें कहाँ से शुरू हुई हैं, डिस्कशन में कैसे आया, इस पर क्यों तमाम लोग बात कर रहे हैं, इस पर राना सनाउल्लाह साहब क्यों बोल रहे हैं, मरियम साहबा ने खुद इसके इशारे क्यों दिए ट्वीट्स में, फिर इस पर शेख रशीद साहब ने क्यों बात की है, फिर शहजाद अकबर साहब इस पर क्यों कह रहे हैं, ज़रा सुनवा भी देता हूँ आपको कहा क्या उन्होंने। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है वो बहुत सारे मायने में लिया जा रहा है। मरियम साहिबा की उनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी ज़ुमानी है। मरियम रवाज साहिबा को इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। 10-15 दिन में सेहत की खबर बुनियादी खबर होगी और इस पर शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं ये मानी खेज़ है, उनकी खामोशी भी मानी खेज़ है और डॉक्टर अदनान का आना भी मानी खेज़ है। या अंदलीब साहबा, ये क्या इम्कानात मौजूद हैं कि हुकूमत पर गौर कर सकती है उनके बाहर जाने पर? देखिए, ऐसे सबसे पहली बात तो ये है कि इसका सारा जो इनकी पीडीएम का मकसद है वो तो है भागना और एनआरओ दिलवाना और प्रेशर दिलवा के ब्लैकमेल करके किसी ना किसी तरह ये बाहर चले जाएं, चाहे मेडिकल ग्राउंड्स पे चाहे किसी भी ग्राउंड्स पे। क्योंकि मरियम ने बड़ी क्लियरली कहा कि मेरी एक सर्जरी होनी है छोटी सी, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो एक तो पहले उसने कन्फेस किया कि छोटी सी सर्जरी भी हमने 30 साल में ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां उनकी एक छोटी सी सर्जरी भी हो सके। तो उनकी पूरी कोशिश है, पूरा वो ट्राई कर रहे हैं। असेंबली के अंदर भी जब कोई बिल की बात आती है पाकिस्तान के मफाद में, फैक्टअप की बात आती है, अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी ये गए हुए हैं। इमेजिन करें कि आप ये अदालतों में गए हैं कि जी इलेक्शन में धांधली, लेकिन जब हम कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें ताकि धांधली ना हो। अंदीप साहबा, लेकिन मरियम साहबा का बाहर जाने की ख्वाहिश रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है या अनहोनी बात नहीं है, उनको बाहर जाने दिया जाना ये इंपॉर्टेंट होगा अगर फैसला होता है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या जाने दिया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, वरना वो जरूर, आपको पता है उनका बिहेवियर क्या होता है, 8 महीने चुप रहती हैं और फिर जुबैर को भेजती हैं कि मिन्नतें तरले करके कोई बाहर जाने का सिलसिला है। जब बाहर जाने के सिलसिले में उनको नाकामी होती है तो फिर वो ट्वीटों पे ट्वीटें करती हैं। तो अभी भी उन्होंने मेरा ख्याल है कोशिश करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब है और मेरा ऑपरेशन होना है। जब नहीं किसी ने पल्ला पकड़ाया तो फिर वो अपनी ट्वीटों पे शुरू हो गई। तो ये उनका आपको ट्वीटों से ही पता लग जाएगा कि उनको हर तरफ से क्या हो रही है। राइट जी। ताहिरा साहबा, क्या मरियम साहबा को बाहर जाने की जरूरत है उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए? पहले तो मैं आपको एक पिछली बात का जवाब दे दूं, आपने माइक फिर आगे कर दिया था कि मोहतरमा अंदलीब साहिबा ने फरमाया कि यूथ लोन प्रोग्राम की इंचार्ज मरियम थी। ये बिल्कुल गलत बात है। लैला खान थी हमारी MNA, मेरे साथ बैठा करती थी जब यूथ लोन प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब ने नौजवानों के लिए लॉन्च किया। उसी दिन लैला खान को चेयरपर्सन बनाया गया इसी यूथ लोन प्रोग्राम का।
और एक तो ये सही मैं करवाना चाहती थी आपके प्रोग्राम के ज़रिए, और दूसरा मरियम नवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो अगर उन्हें जाना होता तो उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन वो जाना चाहती ही नहीं। ना वो पीडीएम को इन हालात में छोड़ के जाएंगी, ना वो अपनी पार्टी को छोड़ के जाएंगी, अभी वो बिल्कुल किसी हालत में बाहर नहीं जाएंगी। और उसके बाद जो उनकी जो कंडीशन सेहत की होगी वो देखने के बाद क्या होगा ये कल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उनका जाने का चले मरियम, यूथ लोन की सरबराह नहीं थी, किस प्रोजेक्ट की सरबराह थी वो, जिसको फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर हटाना पड़ा? कर दूं, मेरे पास एविडेंस है। यूथ लोन प्रोग्राम की वो नहीं थी, और उन्होंने कभी भी किसी प्रोग्राम का वो नहीं बनी, कभी भी इंचार्ज। मैं बड़ी हैरान हूँ ये ढकोसलेबाजियां क्यों चलती हैं उनके नाम के साथ। किस चीज की सरबराह बनी थी जिससे उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था? इन हालात में पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगी, छोड़ के जाएंगी। किस प्रोजेक्ट की सरबराह बनाई गई थी जिससे उनको रिजाइन करना पड़ा? किसी प्रोजेक्ट की सरबराह नहीं थी। मैं किसी प्रोजेक्ट की सरबराह नहीं थी। बोल चैनल पे दावे के साथ कहती हूँ किसी भी सरकार जी वो किसी प्रोजेक्ट की सरबराह नहीं थी, कोई चेयरपर्सन किसी की नहीं थी। ठीक है, BISP की मारवी मेहमद थी। चले एक जुमला अगर कहना है अंदीप साहबा, मैं आगे बढ़ूं। लैला खान थी। चले अंदीप साहबा एक जुमला कहना है तो कह ले, मैं आगे जाऊं, टाइम कम है। भी नवाज शरीफ्स डॉटर मरियम रिजाइन्स फ्रॉम 100 बिलियन लोन PM लोन स्कीम की सरबराह थी जी वो। अच्छा ये तो एक एडमिटेड फैक्ट है ना जी, वो लोन स्कीम की सरबराह थी तायरा साहब है। मैं भी इसी असेंबली में थी और मेरे साथ लैला खान भी 40 सेकंड रह गए। और ये साहब शाह साहब उठाया तो मैं उनके साथ भी गई। चलें और ये साहब गलत बात है। और ये साहब मुख्तसरन सर, क्या मरियम बाहर जाती नजर आती हैं आपको? इनको जी, और ये साहब देखिए मैं मुख्तसरन क्या कहूँ, मरियम एक लफ्ज होता है सर्विंग अब्रॉड, कि बाहर नौकरी करना, तो मरियम साहब असल में सर्विंग अब्रॉड है इस वक्त। घर तो सारा उनका वही है, तो जाहिर बात है घर की याद तो आती है बंदे को जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चांसेस मरियम नवाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ PM's यूथ प्रोग्राम ये थी, अदालत ने उनको। तायरा साहब रीचेक कर लीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर पूछ रहा है, चेक कर लें, हो सकता है बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हाफ़्ज़े में नहीं रहती। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।